स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रबीस। हाँ, तो बच्चों हमने लास्ट टाइम में यहाँ पे हमने छोड़ा था वनस्पतियों के प्रकार से हमें पढ़ना है कि हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज हम ये करते हैं। इसमें ये जो वनस्पतियों के प्रकार हैं ये 5 तरीके के होते हैं। ये 500 यहाँ पर दिए गए हैं, और हर एक वनस्पति का एक विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं को हमें मेनली पढ़ना है इस टॉपिक्स में। देखिए, पहला जो हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। फोर्थ है पर्वतीय वन, और फिफ्थ है मैंग्रोव वन। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हम इनको डिटेल्स में नीचे पढ़ते हैं। आप नीचे अपनी बुक में स्लाइड कीजिए, और इस मैप को फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। इसमें देखिए कलर के स्किप मत कीजिए, इसको देख ही लीजिए। इसमें कलर के अकॉर्डिंग बताया गया, जैसे जैसे आपके कलर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देखो पहला जो दिया हुआ है इसका कलर थोड़ा अलग है, सेकंड का अलग है। तो जहाँ जहाँ ये इस तरह के कलर आपको दिखाई देते हैं, यानी कि उस तरह के जो वन है आपको वो भारत में उन स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें काफ़ी डार्क ग्रीन है, तो आप जहाँ जहाँ आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। फिर जहाँ पे लाइट ग्रीन है तो देख मतलब कलर के हिसाब से आपको सर्च करना है। ठीक है, आप नीचे आइए। पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो मैंने सदाबहार वन बोला ना, उसी को वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे हमेशा सदा क्या होते हैं, हरे होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। क्योंकि बारिश होती है, तो बारिश होगी तो क्या होगा, पेड़ों को पानी मिलेगा, पेड़ों को पानी मिलेगा तो वो क्या होंगे, ग्रीन होंगे, सदा बहार होंगे। तो उसी के आधार पर उसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो हमारा जो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये वन जो होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये जो वन होते हैं ये पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और ये यहाँ पे ऋतु कौन सी होती है, शुष्क ऋतु में पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। और जहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, इनकी वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई तक होती है। इसमें और नीचे आइए, चूँकि ये वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं, और वे वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है कि ये इनके पत्ते गिर जाएंगे, कब गिरेंगे इनका कोई वो निश्चित समय नहीं है। अतः यह वन साल भर हरे भरे होते हैं। ये पूरे साल हरे भरे आपको दिखेंगे ये पेड़। ये वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, देखिए कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि बिजनेस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आबूनस हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, सिंकोना हो गया। ये सारे बिजनेस के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, अब देखिए इसमें जानवर कौन कौन से आपको मिलते हैं, जहाँ पे सदाबहार वन होता है वहाँ पे किस किस तरह के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें होते हैं हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। और ये जगह कहाँ पे, अगर जगह की बात, लोकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ कौन से लोकेशन पे मिलते हैं, तो असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब उसके बाद आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसकी भी कुछ विशेषताएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई वन फैला हुआ है तो वो है पर्णपाती वन।
इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी यानी कि जब जब मानसून आता है उसके अकॉर्डिंग ये वन होते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये उन स्थानों पर होती हैं जहाँ पे बारिश कितने से कितने सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। कितने से कितने, 70 से 200 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। और ये जो वन होते हैं वो क्या करती हैं कि अपने पत्ते 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देती हैं। कब गिराती हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, है ना। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए ध्यान देना कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इसको जल की उपलब्धि के आधार पर वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक आर्द्र और एक शुष्क पर्णपाती वन। इसी में नीचे इसमें लिखा गया है कि अब देखिए इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 2 भागों में डिवाइड किया ना, एक ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे है, और एक शुष्क है। तो हम आर्द्र या नम पर्णपाती वह उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ पौधे हैं, वन है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका लोकेशन क्या है। तो ये ऐसे वन कहाँ पर पाए जाते हैं, देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति। अगर हम बात करते हैं जो पर्णपाती वन हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वन है वो है आपका सागौन का पेड़। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैयर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत वृक्ष के व्यापारिक महत्व वाली पेड़ है, यानी इन पेड़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व व्यापार से रिलेटेड। इस अब ये जो चीज़ है यहाँ से फिर हमारा शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा वाला पार्ट आ गया। एक था हमारा, याद है ना, एक हमारा था 2 भागों में डिवाइड था, एक था आपका क्या नाम है, एक शुष्क है ना, और एक क्या था हमारा, आर्द्र था, शुष्क और आर्द्र। तो हम शुष्क और आर्द्र की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा, पहले तो हमने पढ़ लिया आर्द्र के बारे में, हम पढ़ते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब शुष्क वन जो पर्णपाती वन होता है ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। और उस वाले में कितना होता है, अभी बताया था, उस वाले में कितना होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर बताया था ना यहाँ पे, 100 से 200 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला वन जो है ये कहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे बारिश की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि उससे थोड़ा कम। वहाँ पे 100 से 200 है, ये यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों को पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर, अब देखिए ये जहाँ पे वन पाए जाते हैं वहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, तो इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सींग, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, अब यहाँ पे पक्षी भी पाए जाते हैं, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं थी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होता है शुष्क, एक होता है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब देखिए कंटीले वन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पेड़ पौधों का कैसा रूप है, रंग है, यानी जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ पे जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार
इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, इफोर्बिया, नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति है। पादप का मतलब क्या होता है? पौधे, पौधों की प्रजातियाँ, यानी इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं इन क्षेत्रों में। आपको गुजरात, राजस्थान जो थोड़ा मरुस्थलीय इलाका है, उन क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पे। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। ज़मीन के अंदर इनकी जो जड़ें ना काफ़ी नीचे तक होती है, क्योंकि ये पानी की तलाश में इधर उधर फैलती रहती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है। अच्छा, जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उनके जो पत्ते होते हैं ना काफ़ी छोटे छोटे और नुकीले होते हैं। आप ध्यान से देखना, पत्तियाँ प्रायः क्या होती हैं, इनकी छोटी होती है, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। अगर वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? पानी चाहिए, तो पेड़ में जब पानी ही नहीं होगा तो इसलिए पत्ते भी छोटे होते हैं और वाष्पीकरण भी कम होता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले जो होती हैं वो पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? तो इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार याद कर लेना अच्छे से। फिर आता है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या है? तो पर्वत, इसकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं तो जरूर ही है। क्या है ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं इसकी भी। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। अब देखिए, जैसी इसकी पर्वतीय जितने भी क्षेत्र होते हैं, इसमें एक तो पहली बात कि यहाँ पे तापमान की कमी होती है, मतलब टेम्परेचर लो होता है। ऊंचाई के साथ साथ इसकी प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। अब ये हाइट पे ज़्यादा हाइट होने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। अब ऊंचाई पे होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो पेड़ पौधे का आकार, रंग, रूप होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे पौधों की वृक्षों की प्रधानता होती है। यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं? काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, और ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है, यानी ज़्यादा होती हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, 1500 से 3000 की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः, एक सेकेंड, यह वन जो प्रायः है हिमालय की, इधर आ जाते हैं, हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः विलीन हो जाते हैं, यानी कि धीरे छोटे होते जाते हैं और कम होते जाते हैं। इनका उपयोग गुजर, बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जो पशुचारण होते हैं वो अपने पशुओं को चरा देते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? तो इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हीम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा, कहीं 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 लाल पंडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं।
ठीक है ना। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ते हैं। मैंग्रोव वन की भी कुछ विशेषताएं हैं। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये पेड़ देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको? इसकी जड़ें पानी के अंदर है, और क्या क्या दिख रहा है? हरा भरा तो होगा ही, क्योंकि पानी मिलेगा तो हरा भरा तो होगा ही। तो मेनली हमें यही दिख रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में हैं। तो देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हमें मिलता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। बिल्कुल सही। कहाँ पे होती है ये? तटवर्ती क्षेत्रों में, पानी के या समुद्र के, नदी के किनारे होता है, तट पे होता है, जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है ये। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी और जो बालू होता है इनके तटों पर एकत्रित हो, यानी किनारों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैंग्रोव एक ही प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी होती है। देखिए अभी हमने अंदाज़ा लगाया था जो कि इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, तो ठीक वैसी बात होगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में भाग में नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो ये जितनी भी मैंने नदियाँ बताई उन नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाई जाती है, मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। अब देखिए मैंग्रोव वन में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है। इसी में आता है वन्य प्राणी। ये हमारा जो 5 थे वनों के प्रकार वो कंप्लीट हो गया। अब आता है इसमें वन्य प्राणी। वन्य प्राणी आपका इसी में नया टॉपिक है। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 यानी 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जीवों की लगभग कितनी 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं, और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। तो इस तरह के जानवर, ये जानवरों के क्या है, ये वन्य प्राणी जो वनों में रहने वाले प्राणी हैं उनके बारे में डेटा है कुछ, वो बताया गया है। ये देखिए वन्य प्राणी नीचे ये जो मैप दिखाया गया है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए वन्य प्राणी अभय वन है जो कि रेड डॉट से लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग सारा मैप हम आसानी से पढ़ पाते हैं। पक्षी अभयावन कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, जितने भी ये ब्लू ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या है, नेशनल पार्क हैं। तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम में भी दिया होगा या अभी आजकल आपके क्लासेस में भी चल रहे होंगे, जैसे दाची गामा, राजाजी, कॉर्बेट, दुधवा, ये सब आपकी बुक में भी दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, और आपके एग्ज़ाम में भी आ रहे होंगे ये सब चीज़ें, टीचर्स भी पूछते रहेंगे। अब देखिए इसी में हम आगे पढ़ते हैं। जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ये जानवर कहाँ पे रहते हैं, पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में मिलेंगे। कक्ष के रन तथा भारत मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। कक्ष के रन थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौरसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया था, इसको नोट कर लीजिए। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि जीवों की सुरक्षा के लिए
एक अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया था, जो कि कब लागू किया गया? 1972 में, 1972। याद है? ठीक है। भारत विश्व का अकेला देश है, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पे शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। गिर जंगल यानी गिर जो है वो जंगल का नाम है, गिर जंगल। तो भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक वास स्थल है गुजरात में गिर जंगल, यानी कि वहाँ पे उस जंगल में आपको क्या मिलते हैं? शेर मिलते हैं। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यहाँ शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। देखिए, हिमालय क्षेत्र में जितने भी जानवर पाए जाते हैं ना, वो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, यानी कि वो ठंड को सह सकते हैं। अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। वो कितना भी वहाँ पे ठंड पड़ता है तो वो अपने आप को, इतना उनके अंदर स्टेमिना है कि वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। जहाँ पे लद्दाख, आपको पता है ना वहाँ पे कि बारिश मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ते हैं, तो वहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? याक। देखते हो उसके बाल कितने होते हैं, बड़े बड़े। जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है और जिसका भार लगभग 1 टन होता है। याक का जो भार होता है, वजन होता है, वो लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल यानी नीली भेड़ को बोला जाता है। जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे को बोला जाता है, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। अब आइए, प्रवासी पक्षी। आपको पता है प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? ये वाला टॉपिक देखिए, वो पक्षी जो दूसरे जगह से हमारे देश में आते हैं। एक समय होता है, एक मौसम होता है, तो उसी मौसम को देखते हुए क्या होता है, कई ऐसे पक्षी होंगे जो दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से वो उड़कर हमारे देश में आ जाते हैं, उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये आप पार्ट पढ़िए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है? मैं उसका फिर आपको बता दूंगा। हमने अपने फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। यानी कि इस समाज में, समाज तो नहीं कह सकते, इस पर्यावरण में बहुत तरह के पेड़ पौधे, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन फिर भी उनमें से हमने उन्हीं पेड़ पौधों को चुना जो हमारे लिए एक दवाई का काम कर सकते हैं। तो कुछ औषधि पादप हैं जिनसे हमें दवाई मिलती है। कुछ ऐसे पशु हैं जिनसे हमें दूध और मांस मिलता है। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे सांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के प्रांगण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। पारिस्थितिकी तंत्र पता है ना क्या होता है? इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है, मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। देखिए, इसने बोला मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधे काटता जा रहा है। पेड़ पौधे काट रहे हैं, पूरा का पूरा फैक्ट्री स्थापना किया, फैक्ट्री खोले जा रहे हैं नए नए, है ना? तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जिस जंगल को काटा गया, उस जंगल में क्या थे? जानवर, पशु, पक्षी, यही सब थे ना, तो वो विस्थापित हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र था, वो अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं,
जिनका कुछ आता पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है। 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। अब देखिए, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलन हुआ है, उसका मेन कारण क्या है कि कुछ ऐसे लालची व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए उन्होंने क्या किया कि अत्यधिक शिकार करना शुरू कर दिया। आपने मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे राजा महाराजा या जो पहले के लोग होते थे वो शिकार करते थे, और शिकार करके क्या करते थे, शेर बाघ का जो खाल होता है ना, उसको अपने घर में सजाते थे। रसायन, और ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, इनके जो खाल वगैरह होता है, चमड़े होते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। अब तो गैर कानूनी है, ठीक है ना। पहले लोग ऐसे ही सजावटी के तौर पे यही सब रखते थे अपने घरों में। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। यानी कि रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट जो तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवेश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो असंतुलन होता जा रहा है, अनबैलेंस होता जा रहा है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब देखिए क्या क्या कदम उठाया सरकार ने हमारे। पहला इसमें कारण जो बताया गया, ये इसमें बताया गया देश में 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 4 सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। इसी में देखिए, आप थोड़ा सा नीचे देखिए, 14 जीव मंडल नीचे दिखाए गए हैं। यानी ऐसे ये जीव मंडल नीचे जहाँ पे कि ऊन जंगल जो है, ये जो जंगल है, यहाँ पे जानवरों के लिए सुरक्षित रखा गया है कि यहाँ पे सिर्फ जंगल ही रहेंगे, जो जानवर ही रहेंगे, और ये सारे जो हैं इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दिया जाता है, पहली बात, इस जंगल के अंदर। और इन जंगलों को मैक्सिमम को घेर दिया गया है चारों तरफ से। जैसे 14 जीव जो मंडल नीचे हैं वो आरक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ पे कि सिर्फ जानवरों के लिए रखा गया है। जैसे कि आ गया आपका सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपॉल, दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमल्लाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। तो ये सारे क्या हैं, 14 जीवमंडल नीचे जो कि आरक्षित क्षेत्र हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। कब? 1992 में। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। 89 नेशनल पार्क, 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग करिए, और फिर भी आपको समझ में ना आए तो ये सब मैं चीज़ें बाद में आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रवीज। आप लोगों को जो भी चैप्टर समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट में करके बताइए इस एसटी का, कि मैं वो चैप्टर आप लोगों को इस यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचा सकूं, आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे, आपको कहीं से भी मैंने कोई भी चीज़ स्किप करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ स्किप हो रहा है तो जितना बेहतर कर सकूँ वो आप मुझे सुझाव दे सकते हो कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।